हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसको कहते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, आप बस इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए, रेशियो को बार बार रिवाइज करते रहिए और परसेंटेज में कुछ कुछ चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर 1/2 को 50% लिखते हैं तो सबको पता है, लेकिन इसको याद कैसे रखना है, मतलब सिर्फ 1/2 नहीं याद रखना है, जैसे 1/7 याद रखना है, 1/11 याद रखना है, जो भी है, मतलब जो भी ऑड का भी है 1/13 एक, क्योंकि ऑड वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसमें बस ये याद रखिए ना, ये 2 और इस 50 को मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है। तो वैसे ही इस 14 में कितना से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, सॉरी इस 7 में कितना से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, तो 14.28। ऐसा करके सारा इस 11 में कितना से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, तो 9.09। तो कहने का मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये याद रखना है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 1/100, और किस दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा। ये एक छोटा सा ट्रिक होता है कि बस अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं ना तो चीज़ें याद करना बहुत आसान है। जैसे ये 1/13 को याद रखना है, तो आपको पता है 13 में क्या होता है, 7, 13 सती 91, मतलब 7 से ये स्टार्ट होगा कुछ, फिर पॉइंट देंगे, फिर कितना बचेगा उधर 9 जीरो, तो फिर अगला जो आएगा ना वो भी मतलब 7 के आसपास आएगा, मतलब 7 से थोड़ा सा छोटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6, फिर आएगा कुछ 9, मतलब ऐसे करके कुछ आएगा, तो हम यहाँ से इजीली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इससे चीज़ें याद करना मतलब बहुत आसान हो जाता है। ठीक, बस ये कुछ चीज़ें हैं जो याद करना होता है। और सक्सेसिव का तो बेसिकली याद ही होगा। सक्सेसिव में हम लोग क्या करते थे, जैसे पहले 10% का चेंज आया, फिर 20% का चेंज आया, दोनों अगर जैसे लेट से इंटरेस्ट कि पहले 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था, फिर 20% का इंटरेस्ट मिल रहा था, दोनों पॉजिटिव है, तो उसी के साथ नीचे ऐसे लेते हैं, एक मिनट, इसको कैसे लेते हैं, x + y + xy/100, ये x का भी साइन आगे रहता है प्लस ऐसे। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। मान लेते हैं अगर ये नेगेटिव रहा, डिस्काउंट रहा जैसे, या फिर एक पॉजिटिव रहा एक नेगेटिव रहा, या फिर एक प्रॉफिट रहा एक लॉस रहा, ऐसे नेगेटिव रहा, तो जो जैसा रहेगा, जैसे एक अगर 20 है और एक -10 है, तो ये यहाँ भी वही पुट करेंगे, 20 - 10, यहाँ देखिए 20 और 10 का मल्टीप्लीकेशन है, तो -200 आ जाएगा अपॉन 100। ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा ये कंबाइंड परसेंटेज आता है, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज आता है। ठीक है, तो ऐसे इसको साइन के साथ याद रखा जाता है। तो बस इतना ही कुछ चीज़ें हैं याद रखने के लिए, और चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, परसेंटेज में और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना होता है, जो होता है सो रेशियो में रहता है, वो वहाँ से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए आप क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा होगा वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डील कर लेंगे। तो आइए, हमारा ये पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो किसी संख्या को ना आप x मान लीजिए, तो x का 20% कितना है, 120 है, तो उस संख्या मतलब इस x का 120% कितना होगा। तो पहले तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा 600। ठीक है, अभी इसी x का 120% निकालना है। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, 120 लिखे, परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दिए, 600 गुना 120/100, जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 720। ठीक है, बस अब क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइएगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत घंटे में है, तो प्रतिशत में जब भी ऐसे हमको यूज लेना होता है ना, तो हम दोनों का पहले यूनिट सेम करते हैं। तो यहाँ घंटा में है, तो इसको एक दिन को हम लिखेंगे 24 घंटा। ठीक है, तो देखिए कितना, 3 को कन्वर्ट करना है 24 में, मतलब 3 को कंपेयर करना है 24 से, तो यह आ जाएगा 100/8, मतलब 12.5%। ठीक है, 12.5%, 1/8 12.5%, मतलब इनमें से कोई नहीं,
ये हो जाएगा। और देखिए इसको अगर इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा ना तो इसको करने का एक और ऐसा तरीका होता है, अगर हम 24 घंटे को ये दूसरा मेथड ऐसे कर लीजिए, 24 घंटे को अगर हम 100% मानते हैं तो 3 घंटे को कितना मानेंगे, तो 3 घंटा पे जाना है तो हम पहले मान लेंगे कि 1 घंटे को कितना लिखेंगे, 1 घंटे को लिखेंगे 100/24%, तो 3 घंटे को कितना लिखेंगे 100/24 गुना 3%। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड का तरीका हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, इसमें ना ये जरूरी नहीं कि दिन में ही रहे, जैसे कुछ भी रहे। लेट से एग्जांपल यहाँ लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ 100 कुछ कितना ले लेते हैं, रुकिए कुछ अच्छा डाटा थिंक करने दीजिए। हाँ ठीक है, लेते हैं जैसे कुछ भी लेते हैं, छोड़िए 115 ले लिए, 115 डेज, 115 डेज 1 ईयर का कितना परसेंटेज है। ठीक है, 115 दिन 1 साल का कितना परसेंटेज है, इसको लिखेंगे 115/365, 1 साल को लिखेंगे 365 डेज और गुना 100 कर लेंगे, तो बस इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और परसेंटेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही करते हैं इसको सॉल्व। अभी देखिए अगला एक होता है कंपेयर करने के लिए कि 264% का 60% किसके समान है, तो हम पहले 264 का 60 निकाल लेंगे, 264/60 मल्टीप्लाई 60/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 264 × 6/10, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नीचे जब 10 आ जाए ना तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी जो भी इसका आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, 6 चौके 24, बाकी इधर जो नंबर है पॉइंट में। ठीक है, अभी देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तब उसको आगे सॉल्व करेंगे, नहीं पड़ेगा तो हम उसी पे काम करेंगे। यहाँ देखिए इसमें क्या है 520 × 30/100। हम इसको पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम धीरे धीरे लिखते लिखते ना आइडिया हो जाएगा, तो आपको पता है जैसे नीचे 100 आएगा तो आपका ये 2 जीरो कट जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं 52 × 3 आएगा, लेकिन इसका यूनिट डिजिट हमको 6 दिख रहा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही अगला देख लेंगे, अगला देख लेंगे 360 × 48/100। तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 36 × 48/10, यहाँ कितना हो गया 8 छके 48, लास्ट में 8 आ रहा है। फिर ठीक है, ऐसे ही अगला देख लेंगे 1056 × 15/100। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नीचे 100 तो बैठेगा, लेकिन देखिए 6×25 तो लास्ट में जीरो आएगा, तो जीरो को तो ऐसे भी काउंट नहीं करते, तो हमको इसके बाद का जो नंबर होगा ना वो यूनिट डिजिट कहला जाएगा, क्योंकि इस 4 को तो ऐसे 40 भी लिखा जा सकता है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो इसको काटिए 5 से 3 बार में, 5 से इसको 20 बार में, फिर 4 से काटेंगे इधर 5, इधर 4 दूनी 8, 4 छके 24, 4 चौके 16 और 5 बचा, मतलब 12 दूनी 24। ठीक है, देखिए ये कैसे आएगा, देखिए हमको यहाँ पे दिख रहा है 264 × 3/5। देखिए कहने के लिए तो यहाँ 4 तिया 12 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे 5 है, मतलब अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 10 आ जाएगा मेरा, और ऊपर में 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो हम कहने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये पहले मेरा जो क्वेश्चन है उससे मैच कर रहा है। अगर ऐसे मतलब ये दिमाग काम कर गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच होता है जिसमें कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आ जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट पे काम करना और डिजिटल सम करना, ये अभी 2-3 चैप्टर और कर लेंगे, SICI और प्रॉफिट लॉस, उसके बाद इस पे काम करेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या बताए थे 1/100 ऑफ 25 इज इक्वल टू वाट परसेंट ऑफ x% ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 100 से 100 कटेगा, ये 5 से 5 कटेगा, मतलब x का वैल्यू 25। देखिए ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझिए x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ये होता है। ठीक है, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। तो कहने का मतलब जैसे
ऐसे लिखा रहा है 500% ऑफ 225 इज इक्वल टू 225% ऑफ 500। क्यों? क्योंकि ऊपर तो 220 जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज मतलब 1/100, यहाँ पे कितना है 225 गुना 500, परसेंटेज मतलब 1/100 आ गया बराबर। ठीक, ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन, इफ़ ए इज 95% ऑफ बी, लिखा हुआ है ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। ठीक है, ये दिया हुआ है, तब बताना है। जैसे देखिए आप ऐसे याद कीजिए, जैसे एग्जाम में आपके 90 नंबर आए, सॉरी 100 नंबर आते हैं और किसी का 90 नंबर आता है, तो वो आदमी जो कह रहा है सेकंड नंबर जो है वाई और एक्स, ठीक है, तो वाई कह रहा है कि मेरा एक्स का 90% मार्क्स है, जितना एक्स के मार्क्स आए हैं उसका 90% मेरा मार्क्स आया है। आप क्या कहिएगा, जितना वाई का मार्क्स आया है उसका कितना परसेंटेज आपका आया है। वाई से अगर आपको कंपेयर करना है तो वाई के कितने हैं, वाई का 90 नंबर है। देखिए आपको वाई से कंपेयर करना है तो वाई के 90 नंबर हैं, आपके 100 नंबर हैं, तो यहाँ देखिए 100 और 90 को कंपेयर करना है ना, तो देखिए आपका आपका कितना है 100, आप अपने आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, 90 से गुना 100, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखिए वैसे ही ए है जो बी का 95% है, तो बी का ए के हिसाब से कितना है, तो कुछ नहीं करना है, बस बी को इधर अकेले कर दीजिए और ए को ये इधर ले आइए। ठीक है, इतना ही हो जाएगा ऑफ ए का इतना परसेंट है, तो बस अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो हम यहाँ से बस थोड़ा सा काटिए, देखिए आंसर आ जाएगा, मतलब सामने दिख जाता है 2000/19। अब इसको बस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन में ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे डिवाइड कर लीजिए ऐसे बेसिक पे आके, 19 से कम 19, एक जीरो नहीं कटा, जीरो, 19 बचे 95, नीचे 5 बचा, मतलब रिमाइंडर 5 बच रहा है, क्वोशेंट 105 आ रहा है, और ये डिवीजर 19 है, ये रहा। ठीक, अब ये कैसे लिखते हैं ये तो पता ही होगा, यहाँ रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, क्वोशेंट इधर लिखते हैं, ठीक है, और ये जो जिसे डिवाइड करते हैं वो इधर लिखते हैं। ठीक है, अभी देखिए अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जो होता है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। आज हम ट्राई किए हैं कि लगभग सारे टाइप का क्वेश्चन कवर कर दिया जाए। क्वेश्चन हो सकता है किसी टाइप पे क्वेश्चन कम रह गया हो, तो उसको अगले बार जब कभी परसेंटेज करेंगे ना, वो करेंगे ही, नेक्स्ट वीक से करेंगे ही वो, क्योंकि लगभग एक हफ्ते में ये ख़त्म भी हो जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छे से कवर होगा। फिर उसमें कुछ मॉक का भी क्वेश्चन लेंगे, अभी लेटेस्ट मॉक जो हुआ रहेगा, अभी तो बस PYQ का क्वेश्चन है सारा, कुछ कुछ इसमें CGL का भी क्वेश्चन लिए हैं, आपको दिखेगा वहाँ पे एग्जाम का नाम यहाँ लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, इफ़ 95% ऑफ ए इज इक्वल टू 39% ऑफ बी, मतलब ए का 91% क्या है, बी के 39% के इक्वल है, यही दिया हुआ है। परसेंटेज को बस 1/100 करके लिख लिए तो कितना आसान हो गया। देखिए अभी लिखना है b इज x% ऑफ a। ठीक है, अब ये तो दे दिया, दोनों को कंपेयर करके a का 91, जैसे देखिए अगर किसी का 100 है और लेट से किसी का इधर है 50, तो ये कह रहा है 100 का 75%, 100 का 75% कितना हो गया 75, और b का लेट से कितना 50% इसका आधा हो गया, 50% उसमें ऐड करना है, तो बी का 150%, ये दोनों इक्वल है। ऐसे कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ना 100 और 50 तो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन 100 को घटा दिए 50 को बढ़ा दिए तब ये इक्वल है, ऐसे कर दिए। यहाँ पे क्या किया है, ए को थोड़ा सा घटाया, बी को थोड़ा सा घटाया, और फिर कह रहा है ये दोनों इक्वल है। तो भाई ये रियल अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता तब कैसे इक्वल होता, तो इसको हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू, किसी को लिखिए ए इज इक्वल टू या बी इज इक्वल टू, हम ए इज इक्वल टू लिख लेते हैं, या फिर A/B लिख लीजिए यहाँ सबसे अच्छा, A/B करेंगे तो इस साइड में 39/100 ये रह गया ना, और ए वाला इधर आ जाएगा 91/100 रेशियो में। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 13 का टेबल से कट गया 3/7।
ठीक है। जब भी ए, देखिए हम रेशियो का एक बताए थे लास्ट चैप्टर में भी कि जब भी ऐसा रहे A/B = 3/7 ऐसा आपको मिल रहा है तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए का वैल्यू अगर 3 है तो बी का वैल्यू 7 है। ठीक है, तो बी इज x% ऑफ ए। अब बताइए बी कितना है एक्स का। ठीक है, x% ऑफ ए, तो बी और ए में परसेंटेज बताना है, परसेंटेज का क्या रिलेशन है दोनों में। तो आप ये देखिए बी कितना है 7 है, ए कितना है 3 है। ठीक है, तो बी को ए से कंपेयर करना है। ठीक है, देखिए बी कितना है 7, कंपेयर किससे करना है ए से, ए कितना है 3, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुना 100, कितना आ गया 700/3। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं है। बस इसको सीख जाइए कि इसको करते कैसे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए अगले क्वेश्चन पे, यहाँ देखिए राम इनकम इज 2, देखिए जैसे ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम का है, तो एग्ज़ाम पे नहीं जाना है, इस एग्ज़ाम देखिएगा तो कहिएगा ये इस एग्ज़ाम का है, हम इसका तैयारी करते हैं नहीं करते हैं तो कैसे बनेगा, तो उस पर नहीं जाना है। आप बस इसको अच्छे से कीजिए, वो हो जाएगा। देखिए राम इनकम इज 2.5% मोर देन श्याम इनकम। ठीक है, यहाँ राम लिखते हैं, यहाँ श्याम लिखते हैं। राम का जो इनकम है श्याम से 2.5% ज़्यादा है। ठीक है, एक्स मानिए या 100 मानिए। जैसे अगर आगे कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, जैसे 120, 200, 1200 ऐसे कोई नंबर दिया रहता है ना, तो 100 नहीं मानते हैं हम, उसमें फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए अगर इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसमें हम आराम से 100 मान सकते हैं। श्याम का इनकम अगर 100 है तो राम का इनकम कितना है 2.5% ज़्यादा है, मतलब 100 में 2.5 ज़्यादा है, मतलब 102.5। ठीक है, तो बाई वाट परसेंटेज श्याम इनकम इज लेस देन राम, तो श्याम का राम से कितना कम है, तो श्याम का इनकम राम से कितना कम है 2.5 कम है। किससे कंपेयर करना है, दैन के बाद राम है, 102.5 गुना 100। ठीक है, अब बस इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका ना बड़ा यूनिक सा होता है। देखिए इसको 102.5 लिख लिए, यहाँ 100। अब देखिए इसको थोड़ा सा काटिए, 100 को 100 रहने दीजिए, 5 को काटिए, बचे 25, यहाँ 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 0 5, फिर 5 से काट दिए 41। देखिए 41 को जब 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 100/41 आ रहा है। अब देखिए 41 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 4 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, होगा क्या 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी ध्यान देते हैं कि कैसे हम तुरंत ऑप्शन को कट कर लें कि हमको कैलकुलेशन से बचना पड़े। नहीं तो अगर इसको कैलकुलेट करने जाइएगा ना तो जो भी 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा वो लगेगा ही। तो बस उसी 15-20 सेकंड को अगर हम ज़्यादा नहीं 8-10 क्वेश्चन में बचा लिए ना तो बहुत टाइम बच जाता है फिर। आइए यहाँ पे एम्प्लॉय है, पढ़ते हैं। इफ़ एन एम्प्लॉय इनकम इज 72,000 एंड द अमाउंट ही स्पेंड इज 40% हायर देन हिज सेविंग। कहने का मतलब देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना ऐसे याद रखा कीजिए, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इस वाले कंसेप्ट को यूज करते हैं इसमें, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है देखिए अगर इनकम दे रखा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 72,000, और कह रहा है कि इसका जो स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर है 40% ज़्यादा है, तो आप मान लीजिए लेट सेविंग जो है वो अगर x है तो एक्सपेंडिचर कितना है 40% ज़्यादा, मतलब 1.4x। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा है ना 40% हाइयर देन, तो 40% हाइयर मतलब 1 ऐड करके लिखते हैं। यहाँ लोअर रहता कि 40% कम है, इसका लिखा रहता है ऐसे एक्सपेंडिचर इज 40% लोअर देन सेविंग, तो हम इसको 0.6 लिखते, 1 से माइनस करके लिखते। ठीक है, यहाँ ज़्यादा है तो प्लस करके लिखेंगे। तो बस वही फार्मूला यहाँ लगा लीजिए जो हम येलो से मार्क किए ऊपर, 70,000 इज इक्वल टू, ये हो गया 2.4x, दोनों को ऐड कर दिए तो बस x यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 72,000 डिवाइडेड बाई 24, और ये गुना 10 ऊपर आ गया, तो 24 या 72 मतलब 30,000। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी मतलब उसी पे है जैसा अभी लास्ट में हम लोग किए थे ना, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बस इसको ही ध्यान रखना है। देखिएगा बस इसी पे आंसर क्वेश्चन बन जाएगा ये, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने का जरूरत ही नहीं होता है। देखिए विपुल स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट
रेंट पे कितना देता है, रेंट पे 30%, 60% ऑफ द रिमेनिंग, यहाँ ये ध्यान रखना है, ऑफ रिमेनिंग ऑन ग्रॉसरी। मतलब कि अगर टोटल इनकम उसका जो भी था 100 रुपये था, तो 100 में से 30 रुपये तो उधर खर्चा कर दिया। जो ग्रॉसरी पे खर्चा करेगा ना, वो 60 रुपये खर्चा नहीं करेगा। जो बचा हुआ 70 रुपये है, उसका 60% खर्च करेगा। ऑफ द रिमेनिंग लिखा हुआ है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे करते हैं पहले लेट इनकम इज इक्वल टू एक्स। तो रेंट है 30% ऑफ एक्स, तो रेंट कितना आ जाएगा 0.3x। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है मेरे पास x माइनस 0.3x मतलब 0.7x। ठीक है, तो रिमेनिंग 0.7x है। तो ग्रॉसरी पे कितना खर्च हो रहा होगा, ग्रॉसरी पे खर्च हो रहा होगा 0.7x का 60%, 60% ऑफ 0.7x, तो ये आ जाएगा मेरा 0.42x। ठीक है, 0.42x आ गया यहाँ पे। अभी देखिए उसके आगे लिखा हुआ है 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर्स। अभी अब जो बचा है उसका 40% लेना है। तो अब कितना बचा होगा, हम कितना खर्च कर चुके हैं, तो रिमेनिंग यहाँ निकालेंगे। रिमेनिंग होगा टोटल एक्स माइनस 0.3 उधर खर्च किए, 0.42 इधर खर्च किए। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स माइनस ये 0.3x है, 0.72x मतलब 0.28x मेरा रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग के बाद बताइए अदर्स पे कितना खर्च है, अदर्स पे खर्च है 0.28x का 40%। ठीक है, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.28x गुना 40/100। तो ये आ जाएगा कितना 112 मतलब 0.112x। ठीक है, इतना खर्च कर दिए, तो मेरा बचा कितना। अब रिमेनिंग निकालेंगे अगर, तो रिमेनिंग कितना है 0.28 रिमेनिंग था, 0.112 खर्च कर दिए, तो कुछ नहीं 0.28x माइनस 0.112x भी कर सकते हैं, आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 8। बस इसको अब तो माइनस करना है, जितना अच्छे से माइनस कीजिए आप। 8 हो गया, फिर यहाँ 7 बचा, 7 में गया एक 6, फिर एक 0.168x। ठीक है, ये रिमेनिंग है। तो अब जो बचा है पैसा वो सेव कर रहा है, लिखा हुआ है इफ़ ही सेव 7056 इन अ मंथ। तो बताइए सेविंग कितना होगा, इसका जो सेविंग होगा यही है ना 0.168x, 0.168x यही इसका सेविंग है। और इसका वैल्यू दे रखा है 7056, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7056 डिवाइडेड बाई 168 इंटू 100। ठीक है, ये यही दिया है 7056। तो बस अब इसका सेविंग का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आएगा मेरा कितना। इसको बस थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 4 का टेबल से काटेंगे तो ये 42, ये 4 से काटेंगे तो देखिए डिविजिबिलिटी तो पहले बताइए। 4 के लिए लास्ट का नंबर देखिए या फिर लास्ट का 2 नंबर देखिए। लास्ट का 2 नंबर देखा जाता है वैसे कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, फिर कितना बचा 3 0, 4 7 28, 4 6 24, 4 चौके 16। फिर देखिए इसको फिर हम 14 से ट्राई करते हैं। 14 तिया 42, यहाँ देखिए 14 एकम 14, और फिर कितना बचा 36, 14 दूनी 28, 14 पचे 70, 14 छके 84, 3 से इसको काटिए 42, मतलब एक्स का वैल्यू आ गया मेरा 42 पर 00। एक्स का वैल्यू 42 पर 00 या 000। अच्छा हाँ देखिए ये 100 नहीं होगा, यहाँ पे 1000 होगा। क्यों, क्योंकि 100 हम वो मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। ये देखिए 0.168 था ना, तो 168 में 3 0 है ना, तो यहाँ 3 0 आएगा, मतलब ये। ठीक है, देखिए हमको ऐसे गलत लग गया ये कि एक्स का वैल्यू 4200 कैसे होगा। एक्स हम टोटल इनकम को माने हैं, इनकम 4200 होगा तो सेविंग 7000 कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको थोड़ा सा आइडिया लग गया था। तो एक्स का वैल्यू 4200, तब देखिए एक्स का वैल्यू तो आ गया, तो एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉसरी निकालना है। तो ग्रॉसरी का कितना था, ग्रॉसरी ये है 0.42x, तो ग्रॉसरी की निकाल लेंगे 0.42x, तो ये आ जाएगा 0.42 इंटू कितना है आया था नीचे 4200, 42,000। तो 42 गुना 42,000 डिवाइडेड बाई 100,
100 को इधर काटिए, 42 का स्क्वायर ले लीजिए, एक जीरो को इधर लिखिए, 42 का स्क्वायर लिखना था, 42 का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, कैरी गया 1, 4 का स्क्वायर 16, और एक कैरी ओवर एक जोड़ लेंगे इसके 1764, और एक जीरो था मेरा, मतलब 17640, ये रहा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इफ आफ्टर अ 25% रिडक्शन इन द मैंगोज इन द प्राइस ऑफ मैंगोज। देखिए मैंगो का प्राइस को पहले मान लीजिए कुछ, ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मानते हैं क्या करना है। इफ आफ्टर 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द मैंगोज आई कैन बाई 4 मोर मैंगोज फॉर 60 रुपीज़। ठीक है, यहाँ कह रहा है 60 रुपये में 4 आम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो यहाँ रुपया दे रखा है, तो रुपया को मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे लेट कर लीजिए, लेट इनिशियली 60 रुपये का एक्स मैंगो जा रहा था। ठीक है, अब कितना आ रहा है, नाउ 60 रुपये का एक्स प्लस 4 मैंगो जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए पहले एक मैंगो का प्राइस कितना था, 60 बटे एक्स, अब एक मैंगो का प्राइस कितना है, 1 मैंगो। ठीक है, अभी एक मैंगो का प्राइस कितना है, 60 अपॉन एक्स प्लस 4। ठीक है, और ये कब हुआ है, जब प्राइस में 25% का रिडक्शन हुआ है। तो पहला वाला प्राइस कितना है, 60 अपॉन एक्स, इसमें 25% रिड्यूस करेंगे, तो देखिए 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। 1/4 मतलब पहले जो 4 रुपये का था उसमें 1 रुपये की कमी आ गई, क्योंकि ये रिडक्शन है ना, रिडक्शन मतलब नेगेटिव, तो 4 रुपये में 1 रुपया कम हुआ है। यही अगर 25% का था कि इंक्रीज हुआ है, तो 4 रुपये में 1 रुपया बढ़ता, तो उसको 5/4 लिखते। फिर यहाँ घटा है तो इसको 3/4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घटा है तो रिड्यूस कितने का हो गया, 3/4। तो इसको या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर 25% घटा है तो आपसे पैसा कितने का लिया है, 75% का। अब 75% को लिखते हैं 3/4। ठीक है, वैसे अगर ये बढ़ा रहता 25% तो कितना हो जाता है, 125%। 125 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो 5/4। ऐसे या तो इस तरीके से समझिए, या तो माइनस ये वाला समझिए। हम कहेंगे ये फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखिए, वो ज़्यादा आसान होता है। जैसे वो कहता कि 50% का चेंज आया, 50% का चेंज आया मतलब जो पहले 2 रुपये का था उसमें 1 रुपये का इंक्रीमेंट आया या डिक्रीमेंट आया। ठीक है, अगर वो कहता इंक्रीज हुआ या रिड्यूस हुआ तो उस तरीके से प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो पहले वाला प्राइस था उसमें 75% का ये चेंज आया 3/4, या फिर 25% का रिडक्शन आया, जो भी कह लीजिए, और नया प्राइस कितना है 60 अपॉन एक्स प्लस 4। अभी बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 15, 15 या 45, तो 45 बटे एक्स इज इक्वल टू 60 बटे एक्स प्लस 4। इन दोनों को काट देंगे, 15 या 45, 15 चौका 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 4x इधर हो गया, और 12x सॉरी 3x प्लस 12, ये 3x होगा, 3x प्लस 12, तो x का वैल्यू आ गया मेरा 12। देखिए x का वैल्यू तो 12 आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, रिड्यूस्ड प्राइस। तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, x का वैल्यू 12। x हम माने क्या थे, x मेरा प्राइस नहीं था, x मैंगोज था, ये ध्यान रखिएगा, x मेरा मैंगोज का था। तो प्राइस कितना आ गया, प्राइस इनिशियली था 60/12 मतलब 5 रुपया, और न्यू प्राइस कितना है, आपको न्यू प्राइस निकालना है, तो 5 में 3/4 से कर देंगे, तो 15/4 मतलब कि 3.75। ठीक है, न्यू प्राइस आ जाएगा 3.75। देख रहे हैं, हम यहाँ पे प्राइस को क्यों नहीं एक्स माने थे, जैसे पहला रिडक्शन तो प्राइस में हो रहा था, हम प्राइस को एक्स मान सकते थे, लेकिन हमको बाद में दे रखा है ये 60 रुपये में 4 आम। जब 60 रुपया दे रखा है तो हम रुपया को ही 2 टर्म क्यों मानेंगे, एक 60 माने फिर एक्स माने, तो हम मैंगोज को एक्स मान लिए। भाई एक को अननोन मान के बस सॉल्यूशन ही तो करना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर बढ़ी हुई संख्या पुनः 10% की कमी कर दी जाती है। मतलब कि पहले तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 10% का डिक्रीमेंट हुआ, मतलब पहले +10 होता है फिर -10 होता है। ठीक है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो आप ऐसे मानिए
कि आप किसी दुकान में गए, ठीक है, वो बोला कि मेरे पास ये सामान 100 रुपये का है। आप उसको बोल करके मतलब वो पहले आपसे क्या किया ना, मतलब वो दुकानदार इसका दाम 10% बढ़ा दिया, +10% करके वो आपको बताया। आपको पता नहीं था वो कितने का है, वो 10% बढ़ा करके आपको दाम बताया। उसके बाद फिर क्या किए, आप उसको बोले डिस्काउंट देने के लिए, तो वो आपको 10% का वापस डिस्काउंट दे दिया। तो अब बताना है इसको ऐसे ऐसे 10-10 काट नहीं देना है, इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। देखिए वो फार्मूला जो भी बताए थे, x+y+xy/100। तो दुकानदार जब आपको 10% बढ़ाकर बताता है दाम, फिर 10% का वो डिस्काउंट दे देता है, इसको इस तरीके से समझिए। तो फाइनल प्राइस कितने का आएगा, तो यहाँ देखिए पहले प्राइस 10% बढ़ा, फिर 10% घटा, फिर माइनस 10×10/100। यह माइनस हम क्यों लिए हैं, क्योंकि ए यहाँ पे जो एक्स और वाई है, एक्स का वैल्यू +10 है, वाई का वैल्यू -10 है। +10 और -10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 आता है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 1 हुआ, ये इधर कट के 0 हुआ, तो मतलब कि -1 आता है नेट चेंज। मतलब नेट चेंज जो होगा मेरा वो -1% होगा, मतलब कि 1% का कमी होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है। 1 मिनट। हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब हम MPCP प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाला चैप्टर करते हैं ना, तो उसमें होता ऐसा है कि शॉपकीपर किसी, जैसे मान लीजिए 600 रुपये का सामान है, उसमें पहले वो प्राइस है जो मार्क, उसका जो प्राइस है मार्क्ड प्राइस उस पर लिखता है, वो लेट से 20% बढ़ा के लिखता है। ठीक है, उसके बाद वो आपको 10% का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, डिस्काउंट को माइनस में लिखते हैं, 10% का डिस्काउंट दिया, तो फाइनल वो कितने में बेचा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने के लिए सीधे करते हैं +20 -10 -200/100। तो ये आ जाता है, ये हो गया 10, ये हो गया -2, तो 8% का चेंज आता है सीधा सीधी। ठीक है, तो हम ऐसे करके तुरंत निकल जाता है ये क्वेश्चन। तो सक्सेसिव को अच्छे से देखिएगा, मतलब इसमें बस प्लस माइनस को चेंज ध्यान रखना होता है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखते हैं कभी गलत नहीं होगा, और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एकदम चुटकियों में ख़त्म होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल इस वाले चैप्टर को ख़त्म करते हैं पहले। ये एक मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन, ये देखिए मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया। अब अ मिनिमम ऑफ 33% मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जाम। किसी एग्जाम को पास करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। ठीक है, एंड अ स्टूडेंट स्कोर 210 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 21 मार्क्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम करते क्या है ना, इस तरीके के क्वेश्चन में हम ट्राई करते हैं कि जो फेल है उसको पास करवा दें और जो पास है उसको फेल करवा दें। ठीक है, पास को फेल करवाते हैं, फेल को पास करवाते हैं। तो तो देखिए एक स्टूडेंट है, कोई भी एग्जाम मान लेते हैं, कुछ कितने भी नंबर का होगा, उसको पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। तो आप मान लीजिए लेट टोटल मार्क्स x है। ठीक है, अगर टोटल मार्क्स x है तो स्टूडेंट का स्कोर कितना करना चाहिए पास होने के लिए, 0.33x नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो लेकिन स्टूडेंट का स्कोर कितना है स्टूडेंट का स्कोर 210 है, 21 नंबर से फेल हो गया, तो 21 इसमें अगर ऐड कर दें तो ये क्या 0.33x के इक्वल होगा, जस्ट पास हो जाएगा, क्योंकि 21 नंबर से फेल हुआ है ना 210 नंबर लाने पर। तो 210 में अगर हम 21 और दे दें तो ये जस्ट पास हो जाएगा। हाँ, तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 231 इज इक्वल टू, इसको 1/3 लिख लें x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, कुछ नहीं, बस इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 493 ऐसा नंबर आ गया कैसे। अच्छा रुकिए, 493 नहीं, ये आ जाएगा 693। ठीक है, हाँ, ये आ गया 693। तो x का वैल्यू आ गया कितना 693, तो इसके क्लोजेस्ट देखेंगे तो 700 है। तो कहने का मतलब वो उसको 700 नंबर, क्योंकि 700 को जब 1/3 करेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना 233.33। ठीक है, मेरा 231 आया यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना है फेल्ड बाई 22-23 नंबर होना चाहिए था ना, ऐसे लिखा हुआ है। या फिर ये फ्रैक्शन 33 होल 1/3 रहना चाहिए था, तो इसको 100/3 लिखते हैं तब भी आ जाता है अच्छा कोई नहीं,
चलिए ये आया ना, जब भी अगर ऐसे आया ना तो क्लोजेस्ट नंबर खोजा कीजिए। 693 का सबसे नज़दीक में कौन सा है, तो 700, तो इसका आंसर 700 हो जाएगा। ठीक है, ये फेल्ड पास वाला क्वेश्चन बहुत सारा आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें जो फेल है उसको पास करवाइए, जो पहले से ही पास है, मान लेते हैं वो दिया रहता है कि हाँ वो पहले से ही उसके 250 नंबर हैं और वो 17 नंबर से पास है, तो इसमें 17 घटा देते हैं और इसको जस्ट पास पे ले आते हैं। ठीक है, जस्ट पास पे ला करके कैलकुलेट करते हैं, वो काफ़ी आसानी से बनता है और उसी से बनाया ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन से बचना होता है और ऑब्जेक्टिव है, बस ऑब्जेक्टिव सही से टिक कीजिए, फिर कोई नहीं पूछता है कि आप कैसे बनाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 96% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 23040, तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको यूनिटरी मेथड से तुरंत सॉल्व कीजिए। 96% का वैल्यू है 23040, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 23040 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100। ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, उसको बस काटना है और क्या, जब काटिए 4 के टेबल से, 4 से 6 से जिससे कट रहा हो। आगे देखिए, एक आयत, ये मतलब कि एक रेक्टेंगल है, उसका लंबाई 10% बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए। मतलब कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एल है, ये बी है, जो नया जो बनता है वो एल में 10% बढ़ जाता है, मतलब कि एल का 1.1 हो जाता है, तो बी में कितने का चेंज आए कि इसका भी एरिया ए रहे, इसका भी एरिया ए रहे। तो देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है, या तो ऐसे कर लीजिए, पहला मेथड से देखिए बनाते हैं। अगर पहले वाले का एरिया कितना है, एल इंटू बी, सेकेंड वाले का एरिया कितना है 1 इंटू 1 इंटू बी डैश, फिर यहाँ से इसको कट करके निकालेंगे एल, तो बी डैश इज इक्वल टू बी अपॉन 1.1। ठीक है, अब इसको निकालिए, बी 10/11, फिर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा सक्सेसिव वाला, सक्सेसिव जो अभी जस्ट पीछे किए थे, ये देखिए नेट चेंज कितना चाहिए आपको, 0 समान रखना है ना, क्षेत्रफल समान रखना है, तो देखिए लेंथ 10% बढ़ा, ब्रेथ -x, फिर यहाँ -10x अपॉन 100, नेट चेंज 0 रखना है। ठीक है, ये कैसे किए, सक्सेसिव वाला फार्मूला लगाएं, सक्सेसिव चेंज 0 होना चाहिए। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ गया 10 -x -1/10 इज इक्वल टू 0, ये x था यहाँ पे, तो देखिए ये माइनस वाले को सारे को उधर लेकर जाएंगे, तो 10 इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो गया 11x/10, ये प्लस हो गया उधर जाके, तो x का वैल्यू कितना आ गया 100/11, 100/11 को फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो कितना आ गया 9.09। ठीक है, ये रहा, आ गया तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए होते हैं। अब विद्यार्थी के 40 अंक आए हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया है, उत्तीर्ण मतलब पास है, तो 40% मान लेते हैं टोटल मार्क्स है x। ठीक है, टोटल मार्क्स अगर x है तो पास होने के लिए कितना चाहिए 0.4x। ठीक है, तो अब देखिए विद्यार्थी के आए कितने हैं 40 नंबर, 20 अंकों से फेल हो गया है, तो इसको 20 नंबर दे दीजिए। 20 नंबर अगर हम इसको दे देंगे तो क्या ये जस्ट पास हो जाएगा, हाँ, तो बस यही तो निकालना होता है। x इज इक्वल टू 60/4 गुना 10, ये हो गया 15। टोटल मार्क्स कितना हो गया एग्जाम का 150। 1 मिनट एग्जाम का टोटल मार्क्स कितना हो गया 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थी को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी तो उसके चीनी का खर्च ना बढ़े। इसको बनाने का भी 2 तरीका, वही अभी जैसे पीछे जो बना रहे थे लेंथ और ब्रेथ वाला जो बनाए थे अभी, यहाँ देखिए चीनी का इनिशियल कीमत
देखिए इसको ना एक और तरीका होता है इसको, चलिए पहले वही बताते हैं। देखिए चीनी का कीमत 25% से बढ़ गया, तो हम ये मान लेते हैं इसमें देखिए, इसमें ना 100 मान के बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बनता है, या तो सक्सेसिव करके बनाइए। देखिए पहले इसमें सक्सेसिव ही लगाते हैं। 25% का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना खपत कम करें, एक्स, फिर माइनस 25x अपॉन 100 इज इक्वल टू 0 कर लेना है। तो ये कितना आ गया 4, तो ये आ गया 4x 5x, तो 25 इज इक्वल टू 5x अपॉन 4। एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, 5 के 20, मतलब 20% से उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू माइनस था ना, ये रहा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, आप ये मानिए कि उस 100 रुपये का चीनी ले रहा था और उसमें ना उसको कुछ लेट से 100 ग्राम चीनी मिल रहा था। 100 रुपये में 100 ग्राम चीनी पहले वो ले रही थी, ठीक है, ऐसे मतलब 100 में 100 चीनी ले रही थी पहले, बाद में 25% बढ़ गया। प्राइस, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, दोनों को 100 मानिए। प्राइस कितना 25% से बढ़ गया, मतलब 125, तो ये कितना होगा एक्स, तो यहाँ से बस एक्स निकाल लीजिए, 100 गुना 100 बाई 125। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 गुना 5, 25 से 4 बार में, 5 से ये घटा 20 बार में, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। पहले 100 था, अब 80 हो गया, कितना कम हो गया, 20% हो गया कम, ठीक है। अगर ये पूछता कि अब कितना यूज करेगा ना, तब उसके लिए ये मेथड होता है जिससे तुरंत डायरेक्ट आंसर आता है, माइनस प्लस नहीं करना होता। अगर कितना कम करेगा तो उसके लिए ये करते हैं। आप किसी भी एक मेथड को फॉलो कीजिए, दोनों निकल जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हम निकाल क्या रहे हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए एक मिनट, इसको जूम की है ना, तो इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक परिवार अपने आय का 30% भोजन पर, 10% वस्त्रों पर, 18% मकान पर और 7% अन्य खर्चों पर करता है, अन्य पर खर्च करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट टोटल इनकम एक्स, ठीक है। मान लेते हैं टोटल इनकम अगर एक्स है, तो देखिए उस पर देखिए अपने आय का 30% भोजन पर, तो टोटल इनकम तो एक्स है, तो फूड पे कितना खर्च करता है 0.3x। 10% वस्त्र, ये यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि बचे हुए पैसों का, बचे हुए पैसों का 10% नहीं, जो टोटल इनकम है ना उसी का 10%। तो वस्त्र पे कितना करता है 0.1x, ठीक है। मकान पे कितना करता है, मकान को लिखते हैं हाउस, हाउस पे करता है 18%, 0.18x, ठीक है। अन्य खर्चों पर, अदर्स पे कितना है 0.7% है ना, 7 को लिखते हैं 0.07x, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि अगर उसका मासिक आय 4,000 रुपया है तो 15,000 रुपया बचाने में उसको कितने महीने लगेंगे, ठीक है। अभी देखिए एक्स का वैल्यू दे रखा है 4,000 रुपया, तो इस 4,000 को लास्ट में सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखिए टोटल एक्सपेंडिचर है कितना है इसका, टोटल एक्सपेंडिचर के लिए पूरे को सम करेंगे, 8 7 15 का 5 कैरी गया 1, तो 3 3 6, 0.65x इसका टोटल एक्सपेंडिचर है। सेविंग कितना है, सेविंग है इसका 0.35x, इसका सेविंग इतना है। सेविंग को कन्वर्ट कीजिए रुपया में, तो 35/100 और गुना 4,000, तो ये 2 जीरो यहाँ कट गया, तो 0, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ठीक है। सेविंग हो गया 1,400 रुपया। अब बताना है कि 15,000 रुपया बचाने के लिए कितना महीना लगेगा, तो ये तो भाई बहुत आसान है, 1500 से 1,400 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये लगेगा करीब 10 महीने, और 10 महीने मतलब 10 तो इधर आ गया, अब प्लस और जो भी आएगा प्लस और, क्योंकि 14 10 140, फिर 10 और बचता है, मतलब पॉइंट में कुछ आ जाएगा, मतलब कि इसको 11 महीना लगेगा, ठीक है। अगर ये नहीं दिया रहता है कि बचे हुए पैसों का 10%, बचे हुए पैसों का 7%, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बस वो जब वो दिया रहता है तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है मेरा, और कुछ नहीं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ टोमेटो पर केजी इज इंक्रीज्ड बाई 300%, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टोमेटोज पर केजी इज इंक्रीज बाई 300% एंड अ हाउस वाइफ रिड्यूसेज हर कंजम्पशन ऑफ टोमेटोज बाई 70%। जब ऐसा दिया रहा है तो वही बताए थे, प्राइस गुना क्वांटिटी का टर्म कांस्टेंट होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना,
प्राइस को 100 मान लीजिए, क्वांटिटी को भी 100 मान लीजिए इनिशियली, बाद में जो चेंज हुआ उस पर काम करते हैं। देखिए कॉस्ट कितना है, 300% से बढ़ गया, ठीक है। अगर ये कहता 300% हो गया, इंक्रीज नहीं करता, अब कहता कि 300% हो गया, तब तो 300 हो जाता, लेकिन 300% से बढ़ गया ना, तो 100 का 300% जब निकालेंगे तो ये 300 हो गया, मतलब 100 में 300 रुपया बढ़ गया, मतलब नया प्राइस कितना हो गया, 400 रुपया। इंक्रीज लिखा है ना, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा हमको, नया प्राइस 400। अब ये देखिए डिक्रीज हो गया है, कंजम्पशन जो है 70%, देखिए लिखा हुआ है रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन ऑफ टोमेटोज बाई 70%। कंजम्पशन जो है ना वो 70% से घट गया, तो पहले कंजम्पशन अगर 100 था, अब उसका 70% घट गया, तो 100 का 70% कितना हो गया, 70, और 70 घट गया है, मतलब अब कितना यूज कर रहे हैं, 30 यूज कर रहे हैं ना। 70 तो 70 घट गया, 70 हो नहीं गया, एक लिखा रहता है ना कि उसका कंजम्पशन है जो 70% हो गया, अब कंजम्पशन इज 70%, ऐसे लिखा रहता है। एक लिखा रहता है कंजम्पशन बाई 70%, रिड्यूसेज हर कंजम्पशन बाई 70%, यहाँ बाई 70% है तो उसमें माइनस करते हैं, ठीक है। कब माइनस करते हैं, कब वही लिखते हैं ना, बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फिर गलत नहीं होता है। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो भी टर्म आ रहा है, ये देखिए ये इक्वल नहीं होता, ये बस हम इक्वल लिखते हैं यहाँ पे ताकि कैलकुलेशन मेरा अच्छा दिखे बनाने में। तो ये आ जाएगा मेरा, ये जो भी नंबर आया इधर आएगा 12 पर 3 जीरो, मतलब ये पहले का खर्च, ये नया खर्च, ठीक है। तो नया खर्च कितना है 12,000, पुराना खर्च 10,000, तो खर्च कितने से बढ़ा, 2,000 से। कंपेयर पुराने वाले से ही करते हैं, 10,000 गुना 100, तो बताइए खर्च बढ़ा है, मतलब खर्च इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 2 जीरो इधर कटा और 2 जीरो यहाँ कटा, 20% से खर्च इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसानी से बनता है। ऐसे ही इसको आप कह लीजिए ना, यही होता है रेशियो वाला मेथड, रेशियो हम बस इक्वल कर रहे हैं, दोनों तरफ का टर्म इक्वल कर रहे हैं और ऐसे बना लेते हैं। नहीं तो इसको अगर बेसिक वाले मेथड से बनाइएगा, एक्स मान के या वाई मान के ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है वो। देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे वैसे ही बनाने के लिए, यहाँ आगे पढ़ते हैं। सोहम्स इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स वेयर इन द रेशियो ऑफ 5:3, मतलब कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 5 और 3, मतलब कि अगर 5 रुपये खर्च करता है तो वो 3 रुपये बचाता है। एंड हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 25%, ठीक है। इनकम इसको मार्क कर लेते हैं, इनकम इज इंक्रीजेज बाई 25%। इफ़ हिज इनिशियल सेविंग्स वेयर 4500 रुपया, ठीक है। सेविंग का वैल्यू दे रखा है 4500, मतलब इस 3 का वैल्यू दे रखा है 4500, ठीक है। फाइंड द इनकम आफ्टर द इंक्रीमेंट, तो इनकम निकालना है। हम इस रेशियो से कह सकते हैं, अगर इस रेशियो में इनकम भी रहता तो इनकम कितना हो जाता, 5 3 8, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अगर एक्स भी मानिएगा ना तो 8x आएगा, हम एक्स नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर 5 है तो सेविंग 3 है, तो इनकम कितना होगा 8 है, और हमको दे रखा है कि इनिशियल सेविंग कितना है 4500, मतलब इस 3 का वैल्यू 4500 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा 1500, एक का वैल्यू 1500 होगा। तो अब बताइए, एक मिनट, हाँ, एक का वैल्यू अगर 4500, एक का वैल्यू अगर 1500 है, तो हम मेरा क्या है, इसका इनकम बढ़ा है ना, तो पुराना इनकम कितना है, ओल्ड इनकम या ओरिजिनल इनकम या इनिशियल इनकम जो भी कहिए, इनकम कितना है 8 है, तो इस 8 का वैल्यू निकाल लीजिए 8, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 गुना 8, मतलब 120 पे 00, ठीक है। ये हो गया उसका पुराना इनकम। तो नया इनकम कितना होगा, न्यू इनकम हो जाएगा 25% से बढ़ा है, 25% मतलब 1/4, हर 4 में 1 बढ़ रहा है, मतलब 5/4, तो इसमें बस 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12,000। अब ऐसे भी ध्यान रखना ना, कभी गलती से अगर 3/4 लिख दिए तो इनकम 25% से बढ़ा है ना, और 3/4 से गुना करेंगे तो ये घट जाएगा। ऐसे करके भी थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए अपने आप को। तो ये इसको जब करेंगे तो 3, तो ये हो गया कितना 15,000, न्यू इनकम कितना हो गया 15,000। तो अभी निकालना है क्या चीज़, इनकम आफ्टर द इंक्रीमेंट, इनकम आफ्टर द इंक्रीमेंट निकल गया 15,000। देख रहे हैं इसमें कुछ करना है, अगर ये समझाना नहीं रहे तो ये विद इन सेकेंड बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए किस एग्जाम का है, आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, और इस बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में।
ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये इलेक्शन का क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स वेर एब्सटेंड, एब्सटेंड मतलब वो वोट छोड़ दिए, ठीक है। एंड देयर वेयर ओनली 2 कैंडिडेट, राम एंड श्याम। जनरली इलेक्शन वाले क्वेश्चन में ना 2 ही कैंडिडेट रहते हैं, 2 कैंडिडेट रहेंगे, एक नोटा रहेगा, कुछ लोग है जो इलेक्शन छोड़ दिए रहेंगे, कुछ लोग का वोट इनवैलिड रहेगा, बस इतना ही टर्म यूज होता है इसमें। तो किसको प्लस करने से किसको माइनस करने से क्या होता है ना, बस वो ध्यान रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन में ना मतलब ज़्यादा कुछ होता है नहीं, अभी अभी इलेक्शन हो रहा है तो आराम से रिलेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। यहाँ देखिए, राम रिसीव्ड 42% ऑफ द टोटल वोट्स एंड डिफीटेड श्याम बाई 400 वोट, ठीक है। राम को कितना वोट मिला, हम मान लेते हैं लेट टोटल वोट इज इक्वल टू एक्स। अगर टोटल वोट एक्स है तो 20% तो वोट दिए ही नहीं, तो वैलिड वोट निकाल लीजिए कितना है, वैलिड वोट इसका 80% है, 0.8x, ठीक है। राम को कितना रिसीव हुआ, 42%, 42% ऑफ टोटल वोट, यहाँ लिखा है ना टोटल वोट। अगर नहीं लिखता तो हम इस पर काम करते हैं वैलिड वोट पे, क्योंकि इस पे काम ना वैलिड वोट पे किया जाता है। इस पे लिख दिया है राम को कितना मिला है, 42% वोट, तो राम को मिला है 0.42x, ठीक है। एंड डिफीटेड श्याम बाई 400 वोट, और श्याम को 400 वोटों से हरा दिया ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें जो ये 42% मिला है इसको टोटल का, और टोटल का वैलिड इतना है, तो रिमेनिंग वोट कितना है, रिमेनिंग वोट अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये कहेंगे 0.42x, तो इसको मिल गया, 0.2x है जो इनवैलिड हो गया। अगर हम इस चीज़ को मान लेते हैं नहीं भी लिखे होते हैं, तो यहाँ देखिए राम को 42 मिला, राम को 42 मिला, 0.2 इनवैलिड हो गया, और 400 वोटों का अंतर है, ठीक है। तो 400 वोट का अंतर है, तो इसको हम नहीं माइनस करके हम क्यों लिखें, हम ये यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ जाएगा ना, टोटल वोट माइनस ये अब प्लस 400, तो ये रिमेनिंग वोट बचेगा। तो हम ये उल्टा काम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, इसको छोड़िए, काट डिलीट नहीं करते, बस ऐसे काट देते हैं, ठीक है, ताकि वो बाद में भी देखने के लिए हो जाए। ये देखिए राम को कितना वोट मिला वो हमको पता है, कितना वोट का अंतर है वो हमको पता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे श्याम का वोट लिखिए डायरेक्ट। श्याम का वोट कितना होगा, टोटल वोट, उसमें से राम के वोट को माइनस कर लीजिए, जो इनवैलिड वोट है उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। जितने वोटों का अंतर है उसको यहाँ लिख लीजिए 400, यही तो मिलेगा ना श्याम को वोट, जो अब यही वोट बच गया यही श्याम को मिलेगा। कितना आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, इसको अगर ऐसे कर लें बता रहे हैं x माइनस 0.62x प्लस 400, तो यह आ जाएगा मेरा 0.38x प्लस 400, ठीक है। ये मिला श्याम को वोट, ये 400, अभी देखिए 400 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, देखिए ये 400 वोट तो कहीं नहीं गया, रुकिए 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 एक मिनट गलती कर दी है, 400 को हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, 400 वोट इसको थोड़ी मिला है, ये हो गया, बस ये लिखेंगे, ठीक है, इतना लिखेंगे, मतलब ये श्याम का वोट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं अब दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राम माइनस श्याम कितना है 400, तो राम का कितना है 0.42x, श्याम का कितना है 0.38x, इसका वैल्यू 400, ठीक। अभी बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.04x बराबर 400, तो x का वैल्यू 1000, ठीक है। 1000 आएगा या 10,000 आएगा, नीचे 4 आया 100 और 2 जीरो ऊपर 10,000 आएगा, देखिए 400/4, ये ऊपर गया 10,000 आया ना, टोटल वोट इतना हो गया। तो राम का वोट कितना है, राम का वोट निकालना है, इसका 42, तो इसका 42 जब निकालेंगे तो 4200 आ जाएगा, ठीक है। नहीं ये 400 को इसमें नहीं लिखते, 400 वोट राम को थोड़ी मिला है, ये 400 वोट इनवैलिड थोड़ी हुआ है, 400 वोटों का अंतर है ना, तो अंतर वाले को नहीं लिखते हैं। इसमें जो हम करते हैं ना माइनस, वो अपोनेंट को कितना मिला है, वो इनवैलिड वोट कितना है वो, या फिर कितने लोग वोट छोड़ दिए वो, उन सबको यहाँ लिखते हैं। कितने वोटों का डिफरेंस है ना उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो भाई जब तक हम डिफरेंस नहीं करेंगे राम और श्याम का तब तक कैसे निकलेगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ये देखिए, ये भी एरिया वाला ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल दिख जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन देखने में भी छोटा होता है, कहते हैं इसको वन लाइनर आया है और भाई नहीं बना, ऐसे होता है। देखिए बस इसको अच्छे से पढ़िए और फार्मूला याद कीजिएगा, देखिएगा फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज डबल, पहले सर्किल का रेडियस अगर आर है तो बाद में 2r हो गया है। देन चूज द परसेंटेज ऑफ द एरिया इंक्रीज, तो एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है, तो हमको पता है पहले एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, बाद में एरिया कितना हो गया पाई 2r स्क्वायर। ठीक है, तो बाद का एरिया पाई 4r स्क्वायर। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 3 पाई आर स्क्वायर, कितने से पाई आर स्क्वायर से 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कटा 300। ठीक है, 300% का इंक्रीमेंट हो गया है ना। देखिए 300% का इंक्रीमेंट हुआ, कहने का मतलब क्या, पहले पाई आर स्क्वायर था, बाद में 3 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, तो मतलब जोड़ के लिखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा ना। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किए थे। x% ऑफ v, x% मतलब नीचे ऑफ v इज ई y परसेंटेज ऑफ z, ये v नहीं होगा ये y होगा। x% ऑफ y इज y% ऑफ z तो z इज इक्वल, z का वैल्यू कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना है और क्या। y से y कट गया, 100 से 100 कट गया, x इज इक्वल टू जेड, देन z इज इक्वल टू x। देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बस सही से लिखना है, मतलब इस वर्ड फॉर्म से इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, सॉल्यूशन आ जाता है। आपको मेनली यहाँ पे मतलब ना फोकस सॉल्यूशन पे ही होना चाहिए, कितना आसान से आसान तरीके से उसको सॉल्यूशन तक पहुँचा जाए। यहाँ देखिए, यदि ए का 80%, ए का 80%, बी का 50% है, बी का 50% है, ठीक है, और बी ए का x% है, लिखा हुआ है बी ए का x% है, ठीक है, मतलब बी को निकालना है ना, बी को हमको कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं, बी को इधर अकेले कर देंगे, ए इंटू 80/100 इंटू 100/50 हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ए इन 8/5 इज इक्वल टू बी, ये हो गया एक, या नहीं तो इसको रेशियो में लिख लीजिए, a/b इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, तो अब निकालना है बी ए का कितना परसेंट है, बी जो है ए का कितना परसेंट है, बी है जो ए का कितना परसेंट है, ए से कंपेयर करना है ना। ए को नीचे लिखेंगे 5, बी कितना है 8 गुना 100। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा मेरा कितना, ये हो गया 20, तो 160 है। ठीक है, कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो पूछा रहा था, कि ए है जो कितना ज़्यादा है बी से, तो बी कितना है 5, डिफरेंस कितने का है 3 गुना 100, तो हम कहते हैं कि वो इसका 60% का दोनों में अंतर है। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा नीचे का क्वेश्चन, नीचे का क्वेश्चन शायद आया नहीं है, इसमें कॉपी नहीं हुआ है या कहीं और रह गया है। अच्छा कोई नहीं, ये देखिए इसमें लगभग सारे टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। तो परसेंटेज में जितना भी क्वेश्चन होता है, जैसे परसेंटेज में जितना भी टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे कि इलेक्शन होता है, एक मार्क्स वाला होता है, ये कर लिए, एक ये परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हम लेते हैं सक्सेसिव वाला, वो किए हैं। फिर एक लेते हैं जो वो ग्रॉसरी वाला, वो भी किए हैं। फिर एक जो मार्केट में जो बाई करते हैं और वो करते हैं, वो भी किए हैं हम लोग, जो टोमेटो वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो हम लोग लगभग सारा कर चुके हैं इसमें। ठीक है, तो फिलहाल इसमें जितना क्वेश्चन है ना, इसी को अच्छे से कीजिए। बाकी इसको परसेंटेज करने में ऐसे मज़ा नहीं है, जब तक परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को ऐड करते हैं ना, तब परसेंटेज में मज़ा आता है। तो जल्दी अब वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो मतलब मज़ेदार टॉपिक है, उसमें नंबर खूब उठता है अगर अच्छे से करते गए। ज़्यादा नहीं, पर टॉपिक आप 40-50 क्वेश्चन कर लिए। अभी हम एक वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे, अगले में भी। तो और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट यूनिट में जब उसका आएगा, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन के साथ आएगा अगली बार में भी, तो मतलब कि लेवल थोड़ा सा एक इंक्रीज करेंगे तो और मज़ा आएगा उसमें। तो वो
काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। रिमेनिंग टॉपिक में कौन कौन सा है, एक SICI है, एक डिस्काउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इन 4 चैप्टर को खूब अच्छे से करना है, खूब अच्छे से करना है, जितना अच्छे से कीजिए उतना अच्छे से। इन सब के लिए क्या है, बेसिक है, रेशियो और परसेंटेज, ठीक है। यही यूज होता है। और एक कह लीजिए एक EMI वाला चैप्टर जो होता है, EMI इंस्टॉलमेंट वाला, ठीक है, तो वो मज़ा आने वाला है यहाँ से अब, ठीक है। इसको जल्दी स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज के लिए थैंक यू।